प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा शिखा अरोड़ा का प्यार भरा प्रणाम। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 13 रथ चक्र। रथ चक्र 3 पीढ़ियों की एक ऐसी कहानी है जिसमें दादा अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उसके नन्हे नन्हे बच्चों का पालन पोषण करता है। रथ चक्र का पहिया घूमता रहता है और बड़ा पोता युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। उसके बच्चे और भाभी का भार छोटे भाई के कंधे पर आज पड़ता है। 3 पीढ़ियों द्वारा लगाए गए फल के पेड़ों की तुलना करते हुए कहानी का नायक रूपक बांधता है कि अब पौधे मुझे रोपने हैं, अर्थात बड़े भाई के बच्चों का पालन पोषण अब मुझे ही करना है। आशा का तार हाथ में पकड़े हुए पूरे विश्वास के साथ कहानी का प्रत्येक पात्र अपने कर्तव्य में जुटा रहता है। तो बच्चों, रथ चक्र का मतलब है एक ऐसा चक्र जो बार बार अपने आप को रिपीट करता है। तो इसमें हम 3 पीढ़ियों की कहानी देखेंगे, कैसे दादा अपने बेटे की मृत्यु के बाद उसके परिवार का भार अपने कंधों पे लेता है। फिर उसके बाद जब उसके पोते बड़े हो जाते हैं तो बड़े पोते की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कैसे उसके परिवार का भार अपने कंधों पर लेता है। पीली पीली धूप निखरने लगी थी। चीड़ के लंबे लंबे पेड़ और भी ऊंचे लग रहे थे। बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां पिघलते सोने की तरह चमक रही थी। धुंधलके के उस पार मैं कुछ खोज रहा था, पर स्पष्ट कुछ दिखता नहीं था। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था। आज वर्षों बाद मैं फिर आया हूँ। तो लेखक अपने घर वापस आया है बहुत वर्षों बाद, इसीलिए वो आसपास का वातावरण देख रहा है। यहाँ के कण कण में शैशव की कितनी ही हर्ष विषाद मिश्रित स्मृतियां बिखरी पड़ी हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे मेरा बचपन बीता है, मेरे बचपन की सारी यादें यहाँ हैं। पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब हम छोटे थे। तो कहते हैं जब उनके पिताजी की अकाल मृत्यु हुई थी तब वे सब बहुत छोटे थे। माँ का बिलख बिलख कर रोना, दादी का कभी भी ना थमने वाले आंसू, बाबा का कोरा कागज सा सफेद चेहरा आज भी अनायास याद आते हैं तो अजीब सिरहन सी होती है और मैं कांप उठता हूँ। तो वो कहते हैं कि जब उनके पिताजी की अकाल मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने वो दृश्य देखा था कि उनकी माता सारा दिन रोती रहती थी, दादी के आंसू कभी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पुत्र की मृत्यु अपने सामने देखने पर उनके जो दादा थे उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। मैं तब कन्नू के बराबर था। देहरी के पास माँ सिर झुकाए बैठी थी। बाबा पत्थर की तरह गुमसुम हो गए थे, एक भी शब्द बोल ना पा रहे थे। दादी मुझे गोद में उठाए चुपचाप रो रही थी, बस रोए ही जा रही थी। तो उस समय का मार्मिक दृश्य वो उन्हें याद आता है, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे उनकी माँ सिर झुकाए बैठी रहती थी, दादा पत्थर की तरह बिल्कुल गुमसुम, कि उनके अंदर भी शरीर में जैसे प्राण ना हो। पिताजी की अकाल मृत्यु ने बाबा को और बूढ़ा बना दिया था। तो दादा जो उनके बाबा जिसको वो बोलते थे, वो पिता उनके बेटे की मृत्यु के बाद और बूढ़े होने लग गए थे। हाथ पांव अब अधिक ना चल पाते थे। स्मृति भी अब किसी सीमा तक साथ छोड़ रही थी, मतलब उनके हाथ पैर ज्यादा नहीं चल पाते थे। एक तो वृद्धावस्था ऊपर से बेटे की अकाल मृत्यु, दोनों ने ही उन्हें तोड़ दिया था। वो ज्यादा चल नहीं पाते थे, उनको ज्यादा स्मृति ना रहती थी, याददाश्त कमजोर हो गई थी। बात करते करते बहक उठते, बात करते करते उन्हें क्या बोलना है उन्हें याद ही ना रहता था। बार बार कोई बात बताने पर भी जल्दी भूल जाते। उनको जितनी बारी मर्जी बता दो फिर भी वो बात भूल जाते थे। दुकान का जितना उधार जिनके पास था सब उन सब ने ठेंगे दिखला दिए थे। तो उनके पिताजी सारा व्यवसाय संभालते थे, उन्होंने जिन जिन को उधार दिया होता सब मुकर गए कि नहीं जी, हमारे पास तो आपका कोई पैसा नहीं है। सगे संबंधियों ने सहायता करना तो अलग रहा, पिताजी की आकस्मिक मृत्यु का पूरा पूरा लाभ उठा लिया था। दोबारा अपनी रकम वसूल करने से भी वे चूके ना थे। तो यहाँ तक कि उनके सगे संबंधियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। जिनकी रकम उनके पिताजी लौटा चुके थे वो भी अपनी रकम दोबारा से मांगने चले आए थे। किसी पड़ोस दुकानदार ने ग्राहक तोड़ दिए थे, किसी ने अपने बगल की हमारी जमीन दाब ली थी। घर बाहर के सभी लोग जैसे हमें नोचने के लिए खड़े हो गए थे। कोई भी हो अपना नहीं दिखता था। बाबा बूढ़े थे, हम छोटे। तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारा ही संसार नोचने में लग जाता है। किसी ने उनकी जमीन छीन ली, किसी ने उनका ग्राहक तोड़ दिए, क्योंकि बाबा उनके बूढ़े थे और वो सारे अभी बच्चे थे। एक दिन बाबा ने बड़े भैया को बुलाया, पता नहीं क्या कहा कि बड़े भैया सारा दिन उदास रहे।
शाम को जब खेत से लौट रहे थे तो भैया बोले, जीतू मैं पढ़ने अल्मोड़ा जाऊं तो तू घर का काम देख लेगा। तो एक दिन बाबा ने उनके बड़े भाई को बुलाया और कुछ बातें समझाई, जिसकी वजह से वो पूरा दिन उदास रहे। फिर जब वो घर जा रहे थे तो उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा कि मैं अपना पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, अल्मोड़ा जा रहा हूँ, मेरे पीछे से तुम घर की सारी देखभाल करना। मेरी समझ में बात आई नहीं। भैया पढ़ने जाएं ये ठीक है, लेकिन घर में मुझे क्या देखना है और कैसे? भाई उनकी भी, वो भी बचपन में थे, उनका भी कोई ज़्यादा उनका दिमाग नहीं था कि हाँ जी बचपन में तो बच्चा खेलता कूदता है। तो कहते मैंने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है, तू सारा दिन इधर उधर मित्रों के साथ घूमता रहता है। देखना बाबा बूढ़े हो गए हैं, इतना बड़ा कारोबार है, दुकान में उनसे अधिक काम हो नहीं पाता। मुनीम रखते हैं लेकिन वे भी लूट खसोट में कसर नहीं छोड़ता। तू स्कूल से लौटकर सीधा घर आया करना, किसी काम में मदद कर देना, इससे बाबा को बड़ा सहारा मिलेगा। तो वो उनको कहते हैं कि अपना बेफजूल में इधर उधर घूमने से अच्छा है तुम स्कूल अटेंड करने के बाद सीधा घर आना, इतना बड़ा कारोबार है, इसे संभालने के लिए बाबा को तुम्हारी ज़रूरत है, तो बाबा की मदद करना, उन्हें अच्छा लगेगा। बड़े भैया का स्वर भीग आया था, मतलब उनके उनके गले से उनको रोना सा आ रहा था। वे उसी बहाव में आगे बोले, ऐसा कोई भी तो नहीं जिसकी हम सहायता ले सके, ये तो ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं जो हमारी मदद करे। पिताजी हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे ना, बाबा कहते हैं कि मैं आगे पढूं। पिताजी जिस तरह सारे काम चलाना चाहते थे वैसे ही सब चलें। बाबा का दिल नहीं दुखाना है। मैं खूब परिश्रम करूंगा, तू भी पढ़ने में मेहनत कर, बेकार का घूमना फिरना छोड़कर खाली समय में घर का काम देख, छुट्टियां मिलते ही मैं भी घर आ जाया करूंगा। तो वो उसको समझाते हैं कि हमारे सिर पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से देखना है। बाबा बूढ़े हैं तो वो चाहते हैं कि हम पढ़ें जैसे हमारे पिताजी चाहते थे। तू भी खूब दिल लगाकर पढ़, मैं भी खूब दिल लगाकर पढ़ता हूँ, और दोनों ही मिलकर अपने बाबा का सपना पूरा करते हैं। और बड़े भाई सचमुच एक दिन चल पड़े। घोड़े पर उनका सामान लादा गया, मतलब सामान डाल दिया गया। पुल पार तक बाबा लाठी टेकते टेकते उन्हें पहुंचाने गए तो दादाजी उन्हें वहां तक छोड़ने गए। बड़े भैया से पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे, तो वो रास्ते भर अपने बड़े पोते को समझाते हुए गए। बड़े भैया उम्र में मुझसे केवल 3 साल बड़े थे, लेकिन लगता था कि पिताजी की अकाल मृत्यु ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। तो वो सिर्फ लेखक से सिर्फ 3 साल ही बड़े थे, लेकिन जब पिता की अकाल मृत्यु हो गई थी तो उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी, तो वो अपनी उम्र से बड़े वालों की बातें करने लगे थे। फिर काम में डूब गए थे बाबा, और बाबा जी भी दिन रात मेहनत करने लगे। ना दिन देखते थे ना रात, कहीं कुछ भी कमी ना आने दी उन्होंने। तो बाबा ने इतनी मेहनत करी, उनके दादाजी इतनी मेहनत करते थे उस वृद्धावस्था में भी, कि किसी को परिवार में से किसी को भी भरण पोषण में कोई कमी ना आ जाए। जिस तरह मेहमान पहले आते थे उसी तरह फिर आने लगे। बहू बेटियां जो भी घर आती बाबा उसी तरह लुटाते जिस तरह पिताजी लुटाया करते थे। पाठशाला और अस्पतालों के चंदे भी अब भी उतनी ही रकमें दान दी जाती जितनी पहले दी जाती थी। लगभग साल भर बाद बड़े भैया का परीक्षा परिणाम आया तो बाबा की बूढ़ी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। प्रथम स्थान पाया था उन्होंने, वजीफा भी मिलने लगा था। बाबा सबसे अपने पोते का बखान करते करते, परिश्रमी है बिल्कुल अपने पिता की तरह। तो बाबा ने बहुत मेहनत की, उन्होंने इतनी मेहनत करी कि उन्होंने वापस से अपना धन जुटाया, और जैसे उसके बेटे के टाइम में काम होता था वैसे ही सब काम किया, वैसे ही चंदा देने लगे, वैसे ही बहुओं को इनाम देते थे, सब कुछ देने लग गए। दोनों भाइयों ने मिलकर बहुत मेहनत की। बड़े भाई प्रथम स्थान पर आए, उन्हें वजीफा मिला, वजीफा मतलब स्कॉलरशिप मिली, और बाबा की आंखों में एक चमक आ गई। जो उनका सपना था वो उनके बड़े पोते ने पूरा किया था, वो प्रथम स्थान पर आया था, अपने पिता का नाम उसने रोशन किया था। मैं स्कूल जाता, घर का, दुकान का, खेतों का काम भी देखता। तो यहाँ पर लेखक भी अपनी मेहनत को दर्शाते हैं, कहते हैं मैंने भी अपना समय फिजूल की बातों में इधर उधर घूमने में व्यर्थ ना किया। मैं भी दुकान का काम देखता था, खेतों का काम देखता था, घर को भी देखता था, खाली समय में पढ़ता और एक के बाद एक सीढ़ी पार करता चला गया। तो लेखक भी सफलता की सीढ़ियां एक के बाद एक चढ़ते गए। कभी एक भी पैसा व्यर्थ में खर्चते मुझे किसी ने नहीं देखा था, तो वे फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करते थे। 2 बच्चे होनार निकल गए तो मेरी जिंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी, बाबा जब तब दोहराते रहते। तो बाबा हर वक्त यही कहते रहते थे कि अगर मैंने इन दोनों बच्चों को सफल बना दिया
तो मेरे जीवन का वो सफलता का निशान होगा। पास पड़ोस के लोगों ने बगीचे लगवाने शुरू कर दिए थे। बाबा ने भी फलों के पौधे लगाने के लिए गड्ढे खुदवा दिए थे। वे सब किसी को अच्छे फलों की पौध लगाने को कहते। दुकान की छत की मरम्मत कराई, पुताई करवा दी, गौशाला के आगे लंबा चौड़ा आंगन बनवा दिया। तो अब दादाजी ने भी नए पौधे लगाने के लिए गड्ढे खुदवाए और अपना दुकान का, घर की, सब जगह की मरम्मत करा ली। बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। शायद उन दिनों बाबा ने सेब और नाशपाती के पौधे लगवाए थे। तो उन्होंने उसमें कौन से पौधे लगवाए थे बच्चों? सेब और नाशपाती के। अरे इनके फूलने फलने तक मैं जिंदा भी ना रहूं, बच्चे तो खाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये फल देने लायक होंगे तब तक तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे बच्चे ये सब खा पाएंगे। हमारा नरेंद्र फलों का बड़ा शौकीन था। तो उनके बेटे का नाम था नरेंद्र, उसको फलों का बहुत शौक था। आंगन के आगे लगे माल्टों के पौध वही लाया था चौबटिया से। अब फलने लगे हैं, इस बार खूब आएंगे इस वृक्ष पर। तो जैसे लेखक और उनका बड़ा भाई बड़ा हो रहा था, वैसे ही उनके बेटे द्वारा लगाया गया पौधा भी बड़ा हो रहा था, फल देने वाला हो रहा था। बड़े भैया फौज में चले गए। धीरे धीरे उनकी पदोन्नति होती गई। तो बड़े भैया ने फौज में अपना करियर बनाया और उनको धीरे धीरे उन्नति मिलती चली गई। मैंने दिल्ली में नौकरी कर ली। इस बीच बाबा चल बसे। तो इस बीच जब वो वृद्ध तो थे ही, उनकी मृत्यु हो गई। घर में अकेले माँ ही रह गई, बिल्कुल अकेली। अब उनके घर में सिर्फ उनकी माँ ही रह गई थी। पिछली बार घर आया तो बाबा का धूल और धुएं से ढका फोटो साफ करके मैंने देवताओं के पास रख दिया। तुम अकेली क्यों रहती हो माँ? मैंने पूछा तो माँ बोली, तो कहाँ जाऊँ? तो जब वो पिछली बारी घर आए तो उन्होंने अपने बाबा की तस्वीर साफ की और माँ से पूछा कि माँ तुम अकेली क्यों रहती हो घर में? तो माँ का आगे से जवाब था, बेटे मैं कहाँ जाऊँ? तपन का कोई भरोसा नहीं। तपन कौन है? बड़े भैया। तपन का कोई भरोसा नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ। तो कहते हैं कि तपन के तो पता ही नहीं है, कभी उसका ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसका तो ठिकाना ही नहीं है, वो कभी यहाँ है तो कभी वहाँ है। तू शादी करता नहीं, मुझे तो ये डांडे पहाड़ ही अच्छे लगते हैं। जिंदगी के कुछ दिन और रह गए हैं, वे भी यहीं बीत जाएं, बस इतनी ही इच्छा है। तो कहती हैं कि तुम भी शादी नहीं करते हो, तुम अपना घर नहीं बसाते हो, इसलिए मेरे लिए तो ये मुश्किल पहाड़ ही अच्छे हैं। मैं सोचती हूँ यही मेरा जीवन कट जाए तो अच्छा है। माँ तुम अपनी पसंद की बहू ढूंढ लो जो तुम्हारी खूब सेवा कर सके। तो वो उसको कहते हैं कि मम्मी आपको जोर सी बहू चाहिए, आप अपने लिए ढूंढ लो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगली बार घर आऊँगा तो तुम्हें निराश नहीं करूँगा। भैया को भी तब छुट्टी मिल जाएगी, कुछ दिन पूरा परिवार साथ रह पाएगा। तो कहता है अगली बारी जब मैं छुट्टियों में घर आऊँगा तो तुम जिससे कहोगी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, और भैया को भी बुला लेंगे, सारा परिवार साथ मिलके रहेगा। बड़े भैया ने फौज में ही काम कर रहे अपने किसी बड़े अफसर की लड़की से शादी कर ली थी। भाभी केरल की थी, पहाड़ों की जिंदगी क्या होती है उन्हें पता ना थी। एक बार अम्मा उनके साथ कुछ महीने बिताने के लिए गई, लेकिन थोड़े ही दिन में लौट आई। वहाँ की जिंदगी उन्हें रास ना आ पाई थी। तो उन्होंने, उनके जो बड़ा बेटा था, जो बड़े भैया थे, तपन थे, उन्होंने अपने ही किसी ऑफिसर की लड़की से शादी कर ली थी। लड़की केरल की थी, इसलिए उसे पहाड़ों की जिंदगी के बारे में पता ना था, और माँ और बहू में दोनों में सामंजस्य ना था। तो इसलिए माताजी वापस पहाड़ों पे लौट आई थी। मेरे दिल्ली लौटने के कुछ महीने बाद माँ का लिखवाया पत्र मिला था। तेरे लिए चांद सी बहू ढूंढ ली है, तपन को लिख दिया है, वह भी आ जाएगा, चैत में शादी होगी। तो फिर जैसे ही वो दिल्ली लौटे उनको एक पत्र मिलता है अपनी माँ का, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने बेटा तेरे लिए चांद सी बहू ढूंढ ली है, तपन को भी लिख दिया है, और चैत्र मतलब अप्रैल में शादी होगी। चैत से पहले देश की स्थिति बिगड़ने लगी। तभी क्या हुआ बच्चों कि युद्ध की स्थिति हो गई। पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो गया था। भैया उन दिनों बांग्लादेश के मोर्चे पर थे, जैसूर की तरह कहीं। तो वहां पर उनके भाई को युद्ध में जाना पड़ रहा था। युद्ध पर जाने से पहले भैया मिलने आए थे, तो भैया उससे मिलने गए थे। एक दिन मेरे साथ रहे, सारी रात वो सो ना पाए, घर की बाहर की पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते रहे, क्योंकि भैया को पता था कि ये युद्ध जो है ये बहुत भीषण है, इसमें उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए उन्हें नींद नहीं आ रही थी कि कैसे उनके पीछे उनका परिवार रहेगा। तो वो अपने भाई से इसी विषय में बात करते हैं। मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद गए।
अपने हाथ की बहुमूल्य घड़ी उतारकर मुझे दे गए। तो उन्होंने उसको कपड़े खरीद के दिए, अपने जो उन्होंने हाथ में पहनी बहुत कीमती घड़ी पहनी हुई थी वो भी उन्होंने अपने छोटे भाई को दे दी। भाभी और बच्चों से जानबूझकर नहीं मिले, वो भाभी और बच्चों के पास नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनका दिल में एक डर था। इससे दिल कमजोर हो जाता है, जो होगा देखा जाएगा। तो वो कहते हैं कि मुझे घबराहट ना हो जाए कि मैं युद्ध में जा रहा हूं अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ के, इसीलिए मैं अपने बीवी बच्चों से मिलने नहीं जा रहा। रेलवे स्टेशन तक मैं छोड़ने गया तो भैया देर तक मेरा हाथ थामे रहे। जीतू, तू बहुत कमजोर है, अपनी सेहत का ध्यान रखा कर। तो वो उसको कहते हैं कि भाई तू कुछ खाया पिया कर, बहुत कमजोर हो गया है। लौटने पर अब की बार खूब लंबी छुट्टी लेंगे, 1-2 महीने आराम से घर पर बिताएंगे, बंगला नुमा नया मकान बनवाएंगे। तो वो अपना सपना उन्हें बताता है कि अब जब मैं अगली बारी आऊँगा, युद्ध के बाद घर आऊँगा, तो हम एक लंबी छुट्टी लेंगे, अच्छा सा बड़ा सा घर बनवा के उसमें साथ मिलकर रहेंगे। जब ट्रेन चलने लगी तो मैंने देखा भैया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। तो भाई डरे हुए थे। घमासान युद्ध की खबरें आती, भारतीय सेना मुक्ति वाहिनी के साथ निरंतर आगे बढ़ रही थी, पर मेरी आंखों की नींद ना जाने कहाँ खो गई थी। तो युद्ध बहुत घमासान था, भयंकर युद्ध हो रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, लाखों सैनिक मारे जा रहे थे। तो यही सारी चीज़ें ना लेखक के हृदय में घात किए जा रही थी, इसलिए उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी एक रात तार मिला, लिखा था मेजर तपन कुमार ढाका के पास ही किसी मोर्चे पर शत्रु से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो अनायास ही उन्हें एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा था कि उनके बड़े भैया अकाल मृत्यु के ग्रास हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें वीर गति प्राप्त हुई है। यह वज्रपात असहाय था, ये जो वज्रपात उन पर हुआ ये बिल्कुल उनसे सहनीय नहीं था। माँ पागलों की तरह दिन रात रोती रहती। मैं घर आया तो भाभी साथ थी और दोनों बच्चे भी। तो दोनों बच्चे और भाभी माँ के पास ही आ गए थे और सबका बहुत बुरा हाल था। तपसी ने तो अब आने को लिखा था, चैत में लगन तय किया था। माँ सुबह सुबह कर रोने लगी। तो अपने बेटे, छोटे बेटे को देख के वो बोलती है कि तपन ने तो कहा था कि मैं वापस आऊँगा और विवाह में सबके सब सम्मिलित होंगे। माँ तुम्हें बहू चाहिए थी ना साथ रहने के लिए, लो भाभी आ गई। तो वो कहते हैं कि माँ तुम्हें तो बहू चाहिए थी, देखो अब भाभी तुम्हारे साथ ही हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी परवरिश करनी है, भैया चल बसे तो क्या हुआ, हम तो हैं। तो वो कहते हैं कि अब हमें इन्हीं का भरण पोषण करना है। माँ चुप हो गई और हम अपनी होने वाली चांद सी बहू का जिक्र उन्होंने फिर कभी नहीं किया। तो माँ को पता था कि छोटे बेटे ने सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर उठा ली हैं। धूप में चमकता हरा भरा बगीचा मेरे सामने था। वे पेड़ अब बड़े हो गए थे जिन्हें बाबा ने लगाया था। 3-4 साल पहले बड़े भैया छुट्टी में घर आए थे, कुछ पेड़ वे लगा गए थे, अब मेरे बराबर ऊंचे हो गए हैं। तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने के लिए कहा कि जो पेड़ पौधे भैया लगा कर गए थे वो अब मेरे बराबर हो गए हैं, अब वो फल देने लायक हो गए हैं, तो मुझे अब ये जिम्मेदारियां उठानी है, मुझे उनके बच्चों का भरण पोषण करना है। दूर कुछ गड्ढे और चमक रहे थे जिन्हें अम्मा ने इस जाड़े में खुदवाया था, जिन पर पौधे अब मुझे रोपने थे, मतलब अब मुझे सारी जिम्मेदारियां निभानी हैं। तो इसके लेखक है हिमांशु जोशी जी और इस पाठ का उद्देश्य बच्चों को सरलता और सच्चाई के साथ कर्तव्य पालन करने की प्रेरणा देना ही है। आइए हम जानते हैं इसमें, जो व्यक्ति फलों के पेड़ लगाते हैं वे स्वयं नहीं खाता, वह तो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लगाता है। आइए बच्चों इस पाठ का अभ्यास करते हैं। यहाँ हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और इनके ही साथ हमें एक OMR शीट दी गई है जिसमें हमें सर्कल्स दिए गए हैं। इसमें से सही उत्तर के सर्कल को हमें अच्छे से रंगना होता है काले या नीले रंग के पेन से। आप इसमें किसी और तरीके का निशान नहीं लगाएंगे। तो आइए बच्चों पहला प्रश्न देखते हैं। चीड़ के लंबे लंबे पेड़ कैसे लग रहे थे? घने और भी ऊंचे, छोटे छोटे फलों से लदे। तो यहाँ वो और भी ऊंचे लग रहे थे। इसका उत्तर है बी। बाबा को और भी बूढ़ा बना दिया था। किसने बना दिया था? उनके बेटे की मृत्यु ने, पिताजी की मृत्यु ने। तो ख का उत्तर है अ। लेखक के भाई ने परीक्षा में कौन सा स्थान पाया था? उसने प्रथम स्थान पाया था। तो ग का उत्तर है बी। मेजर तपन कुमार वीर गति को प्राप्त हुए। कहाँ हुए थे बच्चों? ढाका के पास। तो इसका उत्तर है ए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह वज्रपात असहाय था।
अपनी होने वाली चांद सी बहू का जिक्र उन्होंने फिर कभी नहीं किया। धूप में चमकता हरा भरा बगीचा मेरे सामने था। घ माँ डैश की तरह दिन रात रोती रहती थी, पागलों की तरह दिन रात रोती रहती थी। मोर्चे पर शत्रु से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। आइए बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। बर्फ से ढकी चोटियां किसकी तरह चमक रही थी? सोने की तरह। बड़े भाई का क्या नाम था? उनका नाम था तपन। बड़े भाई की पत्नी कहाँ की रहने वाली थी? केरल। देहरी के पास माँ सिर झुकाए क्यों बैठी थी? क्योंकि उनके पति की अकाल मृत्यु हो गई थी। बड़े भैया ने खेत से लौटते समय जीतू से क्या कहा? जीतू से कहा कि वह घर का काम करे, खेतों का काम करे और दुकान में भी अपने बाबा की सहायता करे। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। अनायास, सायास। विषाद, आह्लाद। सह, असह। लाभ, हानि। विफल, सफल। अस्पष्ट, स्पष्ट। विस्मृति, स्मृति। हानि, लाभ। जीवन, मृत्यु। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। पदोन्नति, पद प्लस उन्नति। सर्वोत्तम, सर्व प्लस उत्तम। वार्षिकोत्सव, वार्षिक प्लस उत्सव। महोत्सव, महा प्लस उत्सव। लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति। सद्गुण, सद प्लस गुण। सज्जन, सज प्लस जन। निर्दोष, नि प्लस दोष। निष्कंटक, निश प्लस कंटक। नयन, न प्लस अयन। निम्नलिखित विशेषण शब्दों को उचित विशेष्य शब्दों से मिलाएं। मिश्रित, स्मृतियां। सफेद, चेहरा। आकस्मिक, मृत्यु। भीगा, स्वर। ना थमने वाले, आंसू। निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। न प्लस छोटी ई प्लस र प्लस न प्लस त प्लस र। बच्चों, इस तरीके से आपको इसके सारे वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। घ प्लस म प्लस अ प्लस स प्लस अ प्लस न, घमासान। अ प्लस स प्लस ह प्लस हलन प्लस य। श प्लस ए प्लस श प्लस व। प प्लस र प्लस छोटी ई प्लस ड़ प्लस आ प्लस म। परिणाम। निम्नलिखित मुहावरों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। चल बसना, मृत्यु को प्राप्त होना। वृद्धावस्था के कारण उसके दादाजी चल बसे। रास ना आना, अच्छा ना लगना। उसे तो दिल्ली रास ही ना आया, वह वापस घर लौट आया। वीर गति को प्राप्त होना, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गईं। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बखान, वह सदैव अपने गुणों का ही बखान करता रहता है। बहुमूल्य, हीरा एक बहुमूल्य रत्न है। शैशव, मैं शैशव में बहुत शैतान बच्चा था। पदोन्नति, उसे अपनी मेहनत के बलबूते पदोन्नति मिलती गई। परिणाम, आज कक्षा का परिणाम आया है। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में।